हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में जॉन रॉल्स को फिर से कंटिन्यू करेंगे और रॉल्स के ऊपर आज का ये लास्ट वीडियो है। और इस वीडियो में रॉल्स के न्याय से संबंधित प्रमुख शब्दावलियों को देखेंगे, क्या क्या शब्दावलियां हैं उन शब्दावलियों के ऊपर चर्चा करेंगे। और साथ के साथ आज के वीडियो में रॉल्स से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण कोटेशन हैं, जितने भी महत्वपूर्ण कथन हैं, उन कथन के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर करें, ठीक है। तो चलते हैं अपने पीपीटी की तरफ। रॉल्स के न्याय से संबंधित विभिन्न शब्दावलियां हैं, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू द जॉन रॉल्स, ठीक है। अब जॉन रॉल्स के जस्टिस को लेकर अलग अलग जो शब्दावलियां दी गई हैं, ये अलग अलग शब्दावलियां हैं। इन शब्दावलियों में आपने बहुत सारी चीजों को अभी तक स्टडी कर लिया है। तो जिन चीजों को आपने पढ़ा है उनको आज हम नहीं पढ़ेंगे। जिन चीजों को आपने नहीं पढ़ा है उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे आपने बेसिक स्ट्रक्चर इसके बारे में पढ़ लिया है, मूल स्थिति के बारे में पढ़ लिया है, विवेकशील वार्ताकार कौन होते हैं, रैशनल नेगोशिएटर कौन होते हैं, ठीक है। उचितता या निष्पक्षता के रूप में न्याय पढ़ लिया है, सामाजिक समझौता पढ़ लिया है आपने, मैक्सिमिनी प्रिंसिपल भी पढ़ लिया है, आई थिंक अज्ञानता का पर्दा भी पढ़ लिया है आपने। आई थिंक 8वां पार्ट नहीं पढ़ा है, परस्पर व्यापी मतैक्यता या अतिव्यापी सहमति क्या होती है। कि अगर एक पीढ़ी, रॉल्स कहता है अगर एक पीढ़ी जो चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो राजनीतिक पीढ़ी हो, चाहे वो सामाजिक पीढ़ी हो, चाहे वो कैसी पीढ़ी हो, अगर एक पीढ़ी में सहमति बन गई तो आने वाली पीढ़ियों को भी सहमति आगे देनी पड़ती है। तो बार बार ये चीजें ओवरलैपिंग या ओवरलैपिंग कंसेंसस के नाम से भी इसको हम जानते हैं, ठीक है। इसको हम ओवरलैपिंग या ब्रॉड एग्रीमेंट के नाम से भी कह सकते हैं, या ओवरलैपिंग कंसेंसस, ठीक है। विमर्शी समत्व, विशेष पूर्वता क्रम क्या है, यानी कि लेक्सिकल ऑर्डर इसी को बोलते हैं। लेक्सिकल ऑर्डर आपने लास्ट वाली वीडियो में देखा था, पार्ट नंबर 3 में। मौलिक और प्राथमिक वस्तुएं क्या हैं, इन सारी चीजों के बारे में आपने अभी तक स्टडी कर लिया है, ठीक है। तो जो चीजें रह जा रही हैं आज हम उन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीजें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीजें एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। और आज के जो पीपीटी में हमने एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किया है एग्जाम बूस्टर के नाम से, ठीक है। यह एग्जाम को जो बूस्ट करेगा, या फिर आपने जो लास्ट में अब तक पढ़ लिया है चीजों को, उन सारी चीजों को एक समराइज वे में लास्ट में हमने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। चाहे वो स्टेटमेंट हो, चाहे वो एग्जाम में पूछे गए कथन हो, सारी चीजों को हमने कोशिश करी है कि एक समराइज वे में दे दिया जाए आपको। और बात करें जॉन रॉल्स के ऊपर क्वेश्चंस को, है ना, बात किया जाएगा जॉन रॉल्स के ऊपर क्वेश्चंस को लेकर के। तो क्वेश्चन जब हमने थ्योरी पढ़ा था, ठीक है, थ्योरी में हमने एमसीक्यू सीरीज लॉन्च की थी। तो उस एमसीक्यू सीरीज में आप जाइएगा और वहां पर आपको जस्टिस वाले पार्ट को सॉल्व करना है, ठीक है। जस्टिस वाले पार्ट को आप सॉल्व करेंगे, वहां से क्वेश्चन देखेंगे तो आपको उसमें रॉल्स के ऊपर क्वेश्चन जरूर दिखेंगे। तो आपको यहां पर अलग से जॉन रॉल्स को क्वेश्चन नहीं कराया जाएगा, ये चीज आप विशेष ध्यान रखेंगे। आप थ्योरी में जॉन रॉल्स के क्वेश्चन करेंगे तो वही क्वेश्चन आपको यहां थिंकर्स में भी दिखाई पड़ेंगे। चलिए, आज का जो पहला रॉल्स की न्याय संबंधित शब्दावली है उसके बारे में देखेंगे। मैक्सिमिनी नियम क्या होता है, मैक्सिमिनी प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। यह जो है भेदभाव पर आधारित एक सिद्धांत माना गया है मैक्सिमिनी प्रिंसिपल को, जिसमें हम देखते हैं सामाजिक और आर्थिक असमानताएं कहा जाता है कि तभी तक उचित मानी जाती हैं कि जब हीनतम स्थिति वाले लोगों को अधिकतम लाभ मिले, ठीक है। यानी कि सामाजिक और आर्थिक असमानताएं तभी अच्छी मानी जाएंगी जब हीनतम स्थिति में रहने वाले लोगों को क्या मिले, ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, अधिकतम लाभ मिले, तभी जो है समाज में भेदभाव उचित माना है रॉल्स ने, ठीक है। चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, असमानता तभी अच्छी है जब वह सबसे निचले स्तर पर रहने वाले लोगों का ज्यादा से ज्यादा कल्याण करती हो असमानता, तभी वह असमानता अच्छी है, अदरवाइज अच्छी नहीं है। मैक्सिमिनी प्रिंसिपल में इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अ डिफरेंस,
ठीक है, यह क्या है, डिफरेंस के प्रिंसिपल पर आधारित है, मैक्सिमिनी प्रिंसिपल, यानी इसमें भेदभाव के ऊपर आपको दिखाया गया है, यानी समाज में, सोसाइटी में कैसे हम डिफरेंशिएशन करें कि जिससे ज्यादा से ज्यादा पुअर कंडीशन में रहने वाले लोगों को या वर्स्ट कंडीशन में रहने वाले लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। ठीक है, तो रॉल्स यही बताना चाह रहा है कि भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन तभी अच्छा है जब वह लोएस्ट कंडीशन में रहने वाले या लोएस्ट पोजीशन में रहने वाले लोगों को मोस्ट बेनिफिट प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज आर जस्टिफाइड ओनली व्हेन दोज इन द लोएस्ट पोजीशन बेनिफिट्स द मोस्ट। ठीक है, जब यह लोएस्ट पोजीशन वालों को बेनिफिट अधिक से अधिक मिले तभी जो है यह इनइक्वालिटी क्या है, सही है, अदरवाइज ये इनइक्वालिटी सही नहीं है। तो इसी को बोला जाता है मैक्सिमिनी प्रिंसिपल या मैक्सिमिनी सिद्धांत या नियम कह सकते हैं। फिर अगला सिद्धांत क्या है रॉल्स की न्याय संबंधित या नियम क्या है, ये शब्दावली कह लें आप। परस्पर व्यापी मतैक्यता या अतिव्यापी सहमति, ओवर चार्जिंग या ओवरलैपिंग कंसेंसस भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें बताया गया है कि जब मूल स्थिति में समझौता होता है, अनुबंध का मतलब क्या होता है, अनुबंध का मतलब होता है समझौता। ठीक है, मूल स्थिति यानी ओरिजिनल पोजीशन में जब समझौता होता है तो धार्मिक, दार्शनिक, राजनीतिक या नैतिक सिद्धांतों पर वार्ताकार क्या होते हैं, एक सहमति बना लेते हैं, एक मत हो जाते हैं। इनमें कोई, इन मामलों पर, धार्मिक मामलों पर, दार्शनिक मामलों पर, राजनीतिक मामलों पर और नैतिक सिद्धांतों पर वार्ताकार जो होते हैं एक सहमत हो जाते हैं, एक मत बनाते हैं, इनमें कोई विभेद नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसी एक मत्ता या सहमति की व्यवस्था संवैधानिक लोकतंत्र में क्या कहलाएगी, आगामी पीढ़ियों के लिए, जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी यह सहमति क्या होती है, यह मान ली जाती है कि जो वार्ताकार एक सहमत हुए हैं वो आने वाली जनरेशन के लिए भी यही सहमति मानी जाएगी। इसी को बोलते हैं ओवरलैपिंग कंसेंसस, यानी कि आने वाली जो जनरेशन है, जो मूल स्थिति में रहने वाले लोग हैं, उन्होंने जो समझौता किया, जो एकमत हुए जिन जिन बातों पर, वो बातें जो है आने वाली जनरेशन के ऊपर भी लागू होगी। इसका मतलब यही है। ठीक है, in the original position when a contract is made, the negotiator agree on the religious, philosophical and political and moral principle. Such a unanimity or a consent is also maintained for the future generation in a constitutional democracy. ठीक है, तो ये फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी एक कंसेंसस बनेगी, एक सहमति बनेगी। तो इस तरीके से चीजें आप देखिएगा, इसी को क्या बोला गया है, इसी को ओवरलैपिंग कंसेंसस या परस्पर व्यापी मतैक्य का सिद्धांत भी कहा जाता है। यह जो सिद्धांत है ये कांट के आदर्शवाद से प्रभावित है। कांट के अलावा रूसो की सामान्य इच्छा में भी सहमति का ऐसा ही दर्शन पाया जाता है। यानी रूसो की जो सामान्य इच्छा है, सामान्य इच्छा का कोई भी विरोध नहीं करेगा। लोगों ने जो समझौता किया, जिस सामान्य इच्छा का लोगों ने निर्माण किया, ठीक है, उस सामान्य इच्छा का पालन आने वाली जनरेशन भी करेंगी, आने वाली पीढ़ियां भी करेंगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि आने वाली पीढ़ियां कह देगी कि हम जो है सामान्य इच्छा का पालन नहीं करेंगे। तो जो सामान्य इच्छा का पालन नहीं करेगा उसे सामान्य इच्छा का पालन करने के लिए रूसो कहता है बाध्य किया जाएगा। ठीक है, रूसो आपने पढ़ रखा है। ठीक है, तो इस हिसाब से रूसो समुदायवादी विचारक है। तो यह समुदायवाद से भी रॉल्स का ये परस्पर व्यापी सहमति का सिद्धांत या न्याय का सिद्धांत जो है प्रभावित है। इसमें समुदायवाद के भी लक्षण है, समाजवाद के भी लक्षण है और लोकतांत्रिक उदारवाद के भी लक्षण पाए जाते हैं। हेंस इट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द कम्युनिटेरियनिज्म। चलिए अब रॉल्स की न्याय के सिद्धांत की विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। हम आज देखेंगे कि रॉल्स की न्याय के सिद्धांत की क्या क्या विशेषताएं हैं, फीचर्स ऑफ अ जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक है, अब देखिए पहला पॉइंट, न्याय के नियमों की व्याख्या करते हुए सामाजिक न्याय को अपने न्याय सिद्धांत की प्रमुख विशेषता बताता है। सामाजिक न्याय का क्या मतलब होता है आपके मन में चल रहा होगा। अगर देखेंगे सामाजिक न्याय को, तो सामाजिक न्याय का मतलब है भेदभाव का अंत, है ना, सबको समान अधिकार, समानता की संकल्पना,
कल्याणकारी कार्य, ये सब क्या है? ये सब सामाजिक न्याय के एक महत्वपूर्ण तथ्य हैं या तत्व हैं। इन्हीं सारे सिद्धांतों को मिलाकर, इन्हीं सारे तत्वों को मिलाकर सामाजिक न्याय की संकल्पना तैयार की जाती है। ठीक है, तो सामाजिक न्याय जो रॉल्स के न्याय के सिद्धांत हैं, तो रॉल्स के न्याय सिद्धांत में आपको प्रक्रियात्मक न्याय भी दिखाई देगा, प्रोसीड्यूरल जस्टिस प्लस सब्सटेंटिव जस्टिस यानी कि तात्विक न्याय, तो दोनों लक्षण पाए जा रहे हैं। तो रॉल्स की न्याय सिद्धांत का यही जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता मानी गई है कि इसके न्याय सिद्धांत में समाजवाद और उदारवाद दोनों के विशेष लक्षणों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि रॉल्स का न्याय क्या है? विशुद्ध प्रक्रियात्मक है। इसमें ज्यादातर इसका जो उद्देश्य है रॉल्स के न्याय के सिद्धांत का, प्रक्रिया पर बल देना है। ठीक है, प्रक्रिया पर बल देना है, परिणाम पर नहीं। ध्यान रखना कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि रॉल्स के न्याय सिद्धांत में परिणामों पर अधिक बल दिया गया है या परिणामों पर बल दिया गया है बजाय प्रक्रिया के, तो नहीं। रॉल्स के न्याय सिद्धांत में प्रक्रिया ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि परिणाम। ठीक है, रॉल्स कहता है न्याय की स्थापना करने के लिए निष्पक्ष प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, निष्पक्ष प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। प्योर प्रोसीड्यूरल ऑफ जस्टिस। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। रॉल्स अपने न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा देता है। क्यों शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा देता है? क्योंकि इसके न्याय सिद्धांत में तात्विक न्याय भी मिलता है और प्रक्रियात्मक न्याय भी मिलता है। जब दोनों चीजें मिल गई तो क्या हो गया? तब इसीलिए इसको बोला जाता है शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय है। ठीक है, वह शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय के निम्न तत्व अपने सिद्धांत में शामिल करता है। कौन कौन से शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय के तत्व हैं? तो शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय के दो तत्व हैं, एक तो सब्सटेंटिव, दूसरा है प्रोसीड्यूरल यानी प्रक्रियात्मक और तात्विक। ठीक है, चलिए, तो रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को क्या नाम दिया है? शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय का नाम दिया है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। While explaining the rules of a justice, he describes social justice as the main feature of his theory of a justice. Rawls calls his theory of justice pure procedural justice. क्यों कहा इसने अपनी theory of justice को pure procedural justice? तो इसलिए कहा क्योंकि इसके प्योर प्रोसीड्यूरल जस्टिस में दो एलिमेंट्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो प्रोसीड्यूरल, दूसरा सब्सटेंटिव। दो चीजें पाई जाती हैं जिसके कारण इसको प्योर प्रोसीड्यूरल जस्टिस नाम दिया गया है। He described the following elements of a pure procedural justice in his theory. तो कौन कौन से ऐसे दो सिद्धांत हैं या कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जिसकी वजह से इसके न्याय सिद्धांत को हम प्योर प्रोसीड्यूरल जस्टिस के नाम से जानते हैं? तो देखते हैं। चलिए, पहला पॉइंट, इस न्याय सिद्धांत में पूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय की निष्पक्ष प्रक्रिया व अपूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय, मैंने आपको बताया था अपूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय का मतलब है तात्विक न्याय यानी कि सब्सटेंटिव जस्टिस। दोनों के मानदंडों का समावेश किया गया है, इसीलिए रॉल्स की न्याय की प्रक्रिया क्या है? निष्पक्ष है। ठीक है, इसीलिए रॉल्स की न्याय की प्रक्रिया क्या है? निष्पक्ष है, क्योंकि इसमें क्या है? इसमें प्रक्रियात्मक न्याय भी है और अपूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय भी है, यानी प्रक्रियात्मक न्याय और तात्विक न्याय दोनों का कंप्लीट मिश्रण पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है? अगला पॉइंट, इसमें विधि के समक्ष समानता के साथ साथ विधि के समान संरक्षण दोनों को अपनाया गया है, इसीलिए इसका न्याय का सिद्धांत क्या है? शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय का सिद्धांत है। जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत प्रगति के लिए प्रतियोगितापूर्ण समाज पर बल देता है और सामाजिक न्याय के लिए हस्तांतरण की शाखा की भी स्थापना करता है। एक तरफ रॉल्स का न्याय सिद्धांत कहता है कि जब प्रगति होगी, प्रगति के लिए प्रतियोगिता भी होगी और प्रतियोगिता निष्पक्ष होगी, लेकिन दूसरी तरफ कहता है कि सामाजिक न्याय की भी स्थापना करना है हमें, तो सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए कुछ सकारात्मक भेदभाव भी करने पड़ेंगे, कुछ आरक्षण की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, यानी कि हस्तांतरण की शाखा को भी अपनाना पड़ेगा।
कह लें कि जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनके लिए कुछ अलग से व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए जो है इसकी न्याय की प्रक्रिया क्या है, विशुद्ध प्रक्रियात्मक है। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। दिस थ्योरी ऑफ जस्टिस इंक्लूड्स बोथ the criteria of fair process and complete procedural justice and criteria of incomplete procedural justice। तो दोनों जस्टिस प्रोसीड्यूरल ऑफ जस्टिस मिले हुए हैं इसमें, कंप्लीट प्रोसीड्यूरल जस्टिस और इनकम्प्लीट प्रोसीड्यूरल जस्टिस, दोनों का इसमें कॉम्बिनेशन पाया जाता है, इसीलिए इसका प्योर प्रोसीड्यूरल जस्टिस नाम दिया गया है। इन दिस बोथ क्वालिटी बिफोर लॉ एज वेल इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ हैव बीन अडॉप्टेड। John Locke's theory of justice emphasizes on a competitive society for a progress and establishes the transfers branch of a social justice। तो इसमें आपको एक तो कॉम्पिटेटिव सोसाइटी को आगे बढ़ाना है, प्रोग्रेस करना है, तो फ्री कंपटीशन को भी इसने आगे बढ़ाया है, लेकिन साथ साथ जो फ्री कंपटीशन में अपने आप को एलिजिबल नहीं पाते हैं तो गवर्नमेंट उनके लिए क्या करेगी, ट्रांसफर की व्यवस्था करेगी, यानी कुछ स्पेशल सुविधाओं की व्यवस्था करेगी सरकार उनके लिए। अगली विशेषता क्या है रॉल्स के न्याय सिद्धांत की, तो रॉल्स के न्याय सिद्धांत में तात्विक और प्रक्रियात्मक दोनों का मिश्रण, यानी दोबारा से रिपीट हो गया है, ये आसान भाषा में है, वो थोड़ा सा टफ भाषा में था, पूर्ण प्रक्रियात्मक और अपूर्ण प्रक्रियात्मक। ठीक है, इस तरीके से दिया था वहां पर, तो उसका मतलब यही है दोनों। रॉल्स का न्याय सिद्धांत तार्किक भेदभाव पर आधारित है। तो ये सब न्याय सिद्धांत की क्या है, रॉल्स की विशेषताएं हैं। तो तार्किक भेदभाव का मतलब है कि जो समाज के पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके साथ क्या किया जाएगा, उनको अलग से सुविधा दी जाएगी, अलग से उनके साथ ट्रीटमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से तार्किक भेदभाव किया जाएगा कि जिससे कि हीनतम स्थिति में रहने वाले लोगों को क्या मिले, अधिकतम लाभ मिले, अधिकतम लाभ। तार्किक भेदभाव का यही उद्देश्य है कि हीनतम स्थिति वाले लोगों को अधिकतम लाभ मिलना चाहिए, इस प्रकार संसाधनों का वितरण किया जाए कि हीनतम स्थिति में रहने वाले लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। रॉल्स का न्याय सिद्धांत विभेदों के नियम पर आधारित है। ठीक है, यानी कि इसमें विभेद किया जाएगा, भेदभाव के नियम पर आधारित है। भेदभाव इस तरीके से किया जाए कि जिससे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो हीनतम स्थिति में हैं, उनको अधिक से अधिक लाभ मिले। चलिए आगे देखते हैं। चीजें आपको क्लियर हो रही हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, आपके कमेंट से थोड़ा सा ये मोटिवेशन मिलता है कि हाँ चीजें और बेहतर की जाए, और आप लोग कमेंट नहीं करते तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं देखने में वीडियो, या फिर चीजें समझ में नहीं आ रही, ये भी हो सकता है। ठीक है, इन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस अ मिक्सचर ऑफ बोथ सब्सटेंटिव एंड प्रोसीड्यूरल एस्पेक्ट्स इन फाउंड। ठीक है, तो इसके थ्योरी ऑफ जस्टिस में दोनों चीजें पाई जाती हैं, सब्सटेंटिव एंड प्रोसीड्यूरल एस्पेक्ट्स। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस इज बेस्ड ऑन अ लॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन। तो इसकी थ्योरी ऑफ जस्टिस में लॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, जिससे कि लीस्ट कंडीशन में रहने वाले लोग को क्या मिले, मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, मैक्सिमम बेनिफिट गेन कर सके। रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस इज द बेस्ड ऑन द रूल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो रॉल्स की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो डिस्क्रिमिनेशन के रूल पर बेस है, और डिस्क्रिमिनेशन इस हिसाब से होना चाहिए कि जो वही लोअर कंडीशन में रहने वाले लोगों को क्या मिले, मैक्सिमम बेनिफिट मिले, तभी जो है डिस्क्रिमिनेशन का फायदा है, अदरवाइज डिस्क्रिमिनेशन का कोई फायदा नहीं है। अगला क्या विशेषता है रॉल्स के न्याय सिद्धांत की, तो रॉल्स ने न्याय का सिद्धांत निर्माण करने के लिए सामाजिक समझौते और अज्ञानता के पर्दे का सहारा लिया था। ये चीजें आपने बहुत बेहतर तरीके से समझा है। रॉल्स का न्याय सिद्धांत उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था की क्या है, पृष्ठभूमि में है, ये भी आपने पढ़ा था। रॉल्स के न्याय की संकल्पना कैसी है, शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय है। तो ये सब क्या है, रॉल्स के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं हैं। शुद्ध प्रक्रियात्मक क्यों है, क्योंकि आपको बता दिया गया है इसमें तात्विक न्याय भी है और प्रक्रियात्मक न्याय भी है, दोनों चीजें पाई जाती हैं, इसलिए क्या है ये शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय है। रॉल्स टुक द हेल्प ऑफ अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एंड veil of ignorance to create the theory of a justice. Rawls theory is against the background of a liberal democratic system. Rawls concept of a justice is a purely procedural. ठीक है, अब रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना किस किस ने की है, तो ये चीज भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मार्क्सवादियों ने की है, स्वेच्छातंत्रवादियों ने की है, समुदायवादियों ने की है, अमर्त्य सेन ने की है, ठीक है, उदारवादियों ने की है। ठीक है, अब स्वेच्छातंत्रवादी में जितने भी स्वेच्छातंत्रवादी हैं, खास करके नौजिक की बात करें हम, ठीक है,
नॉजिक ने रॉल्स के प्रगतिशील करारोपण का विरोध किया। प्रगतिशील करारोपण का विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि नॉजिक ने क्या बोला कि लोगों की संपत्ति पर राज्य को टैक्स लगाने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। वहीं पर रॉल्स ने कहा कि जो अमीर लोग हैं उनकी संपत्ति पर या उनके कर उपहार पर या उनकी जो विरासत है, उनकी संपत्ति है, जो रॉल्स कहता है सरकार उन पर टैक्स लगाएगी, उस टैक्स से गरीबों का कल्याण करेगी, गरीबों का कल्याण करेगी। ठीक है, लेकिन नॉजिक कहता है नहीं। ठीक है, नॉजिक ने रॉल्स के प्रगतिशील करारोपण का विरोध किया और नॉजिक ने कहा कि राज्य को यह अधिकार नहीं है कि व्यक्ति के संपत्ति पर टैक्स लगाए। ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला वीडियो हमारा नॉजिक के ऊपर ही होगा और नॉजिक बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, तो नॉजिक को भी हम इजीली कर लेंगे। आज की वीडियो में हो सकता है ये इवनिंग तक की जो वीडियो अपलोड होगी उसमें देखेंगे, इवनिंग में या फिर जैसा भी होगा पॉसिबल वैसे हम चीजों को कर लेंगे। ठीक है, मार्क्सवादियों ने क्यों आलोचना की है रॉल्स की? क्योंकि मार्क्सवाद के अनुसार रॉल्स ने जो है गरीब व्यक्तियों की या सर्वहारा वर्ग के अधिकारों की बात नहीं की। दूसरी बात मार्क्सवादी कहते हैं रॉल्स क्या है, रॉल्स ने केवल उदारवादी देशों की पृष्ठभूमि में रहकर ही वहां की न्याय व्यवस्था का वर्णन किया है, जबकि जरूरत थी शोषित देशों की व्यवस्था की व्याख्या करने की, तो रॉल्स ने ये सारी चीजें नहीं की। इसलिए मार्क्सवादियों ने क्या की है, रॉल्स की आलोचना की। स्वेच्छातंत्रवादियों ने इसलिए आलोचना की रॉल्स की क्योंकि रॉल्स ने टैक्स लगाने की बात की है लोगों पर। जो अमीर लोग हैं उनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, टैक्स लगाकर गरीबों का कल्याण किया जाएगा। तो स्वेच्छातंत्रवादी बिल्कुल भी टैक्स के विरोधी होते हैं। ये कहते हैं टैक्स राज्य को अधिकार नहीं है, राज्य को बस न्यूनतम कार्य करने चाहिए। समुदायवादी कहते हैं कि रॉल्स ने केवल व्यक्ति के अधिकारों पर बल दिया है, समुदाय के हितों को ध्यान में नहीं रखा, समुदाय को इन्होंने बायकॉट कर दिया है। अमर्त्य सेन कहता है कि रॉल्फ ने सबको संसाधन देने की बात की। ठीक है, अमर्त्य सेन कहता है सॉरी अमर्त्य सेन कहता है कि रॉल्स ने सबको बांसुरी तो दे दी है, यानी संसाधन तो सबको दे दिया, लेकिन उस संसाधन का यूज कैसे करना है, उस संसाधनों को कैसे प्रयोग किया जाए, है ना, इसके बारे में नहीं बताया। यानी बांसुरी तो सबको दे दिया, लेकिन बांसुरी कैसे बजाया जाए इसके बारे में रॉल्स ने किसी को नहीं सिखाया। तो अब अमर्त्य सेन का मेन उद्देश्य क्या था कि अगर समाज में न्याय की स्थापना करना है तो लोगों की क्षमता का विकास करना पड़ेगा, क्षमता का विकास करना पड़ेगा। ठीक है, अमर्त्य सेन बहुत बड़े थिंकर हैं। उदारवादी भी कहते हैं कि रॉल्स ने जो कल्याणकारी कार्य किया है, इस कल्याणकारी कार्य का रॉल्स के कल्याणकारी कार्यों का उदारवाद ने विरोध किया है। ठीक है, क्योंकि उदारवादी केवल प्रक्रिया पर बल देते हैं। ठीक है, वो तात्विक न्याय पर बल नहीं देते। उदारवादी कभी भी तात्विक लक्षणों को नहीं अपनाते, उदारवादी केवल प्रक्रियात्मक तत्वों पर बल देते हैं, प्रक्रियात्मक न्याय की बात करते हैं, यानी दौड़ खुली कर दिए, चाहे जो जीते चाहे जो हारे। ठीक है, तो उदारवाद का ये लक्षण है। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको पढ़ना होगा रॉल्स के ऊपर तो आप ओपी गाबा की बुक आती है, ओपी गाबा ना, उनकी बुक मैं मानता हूं अच्छी बुक है और आसान भाषा में लिखी गई है और बहुत सारे कंटेंट जो है उनकी बुक से लिए गए हैं। तो आप लोग उनकी बुक अगर आपको टाइम मिले तो पढ़ सकते हैं, वहां से आपका कंटेंट जो है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। अब आगे देखिए समतावादी या कल्याणकारी विचारक जो है, समतावादी कल्याणकारी विचारक अमर्त्य सेन, ठीक है, अपनी पुस्तक आइडिया ऑफ जस्टिस, अब आपके सामने क्वेश्चन है ये बुक कब लिखी गई? आइडिया ऑफ जस्टिस में जॉन रॉल्स के नियमों की आलोचना जो है अमर्त्य सेन करते हैं। किन आधारों पर करते हैं आप यहां पर देखते हैं नीचे भी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मार्क्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना करने में कौन कौन से थिंकर्स हैं। मार्क्सवादियों ने की है और स्वेच्छातंत्रवादी लिबरलिस्ट थिंकर्स, ठीक है, कम्युनिटेरियंस ने किया है, अमर्त्य सेन ने किया है और लिबरल थिंकर्स ने किया है। इगैलिटेरियन वेलफेयर थिंकर्स अमर्त्य सेन क्रिटिसाइजेस रॉल्स रूल ऑफ जस्टिस इन हिज बुक आइडिया ऑफ जस्टिस। तो ये आइडिया ऑफ जस्टिस जो जॉन अमर्त्य सेन की बुक है,
ये किस ईयर में पब्लिश हुई, इन विच ईयर पब्लिश्ड। अब यहां पर किन किन आधारों पर अमर्त्य सेन ने जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांतों की आलोचना की है। तो पहला कहते हैं अमर्त्य सेन कि रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत की कल्पना है, यानी मूल स्थिति की जो संकल्पना है, धारणा है, क्या है ये, हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक है, कोई सत्य बात नहीं है। दूसरा, न्याय के नियमों पर सर्वसम्मति संभव ही नहीं हो सकता है। जैसा कि रॉल्स ने बताया कि प्रारंभिक स्थिति में सभी समझौताकारों ने सभी विचारों पर, चाहे वो राजनीतिक हो, धार्मिक हो, सांप्रदायिक हो, हर चीजों पर सहमति बना ली, तो न्याय के नियमों पर सहमति नहीं बन सकती, ऐसा जो है अमर्त्य सेन का मानना है। तो ये भी क्या है, एक आलोचना है। वैसे भी अगर देखा जाए तो न्याय के नियमों पर कोई सहमति नहीं है, किसी के अकॉर्डिंग न्याय कुछ अलग है, किसी के अकॉर्डिंग न्याय क्या है, अलग है। तो न्याय क्या है, एक सापेक्ष अवधारणा है। ठीक है, इट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, नॉट अ तो ये क्या है, एक सापेक्ष अवधारणा है, ये कभी भी निरपेक्ष नहीं हो सकता न्याय का नियम। तो इसीलिए अमर्त्य सेन ने बोला कि न्याय के नियमों पर सर्वसम्मति कभी भी नहीं बन सकती। 10 लोग हैं तो 10 लोगों में सहमति नहीं बनाना बहुत मुश्किल होता है न्याय के नियमों पर, कि क्या न्याय का नियम होगा, क्या नहीं होगा। जबकि रॉल्स ने न्याय के नियमों पर तार्किक वार्ताकारों या विवेकशील वार्ताकारों के मध्य सहमति बना दी थी। ठीक है, रॉल्फ तर्कसंगत भेदभाव को सबसे अंत में लागू करने की बात करता है, जबकि तर्कसंगत भेदभाव को शुरुआत में ही लागू करना चाहिए, ऐसा जो है अमर्त्य सेन का मानना है। ठीक है, रॉल्स का न्याय सिद्धांत प्रक्रियात्मक तो है परंतु परिणामात्मक नहीं है, यानी कि परिणाम पर बल रॉल्फ ने नहीं दिया है। तो ये भी क्या है, अमर्त्य सेन की एक आलोचना है। अमर्त्य सेन के शब्दों में रॉल्स का न्याय का नियम, ठीक है, सभी को बांसुरी बांटने की बात तो करता है, लेकिन सभी को बांसुरी बजाना नहीं सिखाता है। तो ये भी क्या है, इसकी एक आलोचना है। तो रॉल्स के न्याय नियम की आलोचना यहां पर आप देख सकते हैं, एक एक करके यहां पर आप समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिनल पोजिशन इज एन इमेजिनरी, ठीक है, ये काल्पनिक, ओरिजिनल पोजिशन क्या है, एक हाइपोथेटिकल है, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। ये अनमिनिटी ऑन अ रूल्स ऑफ जस्टिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि किसी भी रूल्स ऑफ जस्टिस पर आप एक सबकी एक मत लेना, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। रॉल्स टॉक्स अबाउट अप्लाइंग द रैशनल डिस्क्रिमिनेशन एट द एंड। ठीक है, रॉल्स ने किसके ऊपर बात की कि डिस्क्रिमिनेशन को सबसे एंड में, सबसे अंत में लागू किया जाएगा, जबकि अमर्त्य सेन कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन शुड बी अप्लाइड एट द बिगिनिंग। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन को सबसे पहले अप्लाई करना चाहिए, जबकि रॉल्स ने क्या किया है, उल्टा किया है, सबसे लास्ट में किया है। रॉल्स थ्योरी जस्टिस इज अ प्रोसीड्यूरल बट नॉट अ क्वांटिटेटिव। ठीक है, रॉल्स की थियरी जस्टिस कैसी है, केवल प्रोसीड्यूरल है, इसमें केवल प्रक्रिया पर बल दिया गया है, ना कि परिणाम पर, ना कि क्वांटिटेटिव पर। इन द वर्ड ऑफ अमर्त्य सेन, रॉल्स जस्टिस, द रूल टॉक्स अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग द फ्लूट्स टू एवरीवन बट डज नॉट टीच एवरीवन टू हाउ टू प्ले द फ्लूट्स। ठीक है, तो फ्लूट कैसे बजाया जाए, बांसुरी कैसे बजाई जाए, रॉल्स इसके बारे में किसी को नहीं बताता। बांसुरी तो सबको दे देता है। ठीक है, तो रॉल्स बांसुरी जो सबको देता है, बजाना नहीं सिखाता, इसीलिए जो है अमर्त्य सेन ने रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना की है। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, जो एग्जाम से रिलेटेड कुछ फैक्चुअल या कॉन्सेप्चुअल डेटा आपको दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, पहला है, रॉल्स मानता है कि अज्ञानता के पर्दे की अवधारणा जो है किसके नजदीक है, ज्यादातर कांट के नैतिक सिद्धांतों में भी ये पाई जाती है। माइकल सैंडल का मानना है कि रॉल्स का न्याय जो है, न्याय नहीं, भ्रातृत्व समाज का प्रथम सद्गुण है। भ्रातृत्व समाज का मतलब क्या होता है कि जैसे समाज में सभी अगर रह रहे हैं, एक समाज में सभी भाई लोग रह रहे हैं, अपने भाई बहन के साथ रह रहे हैं या किसी के साथ रह रहे हैं, तो कोई भी भाई अपने भाई के साथ गलत नहीं करता। तो वैसे रॉल्स का जो न्याय का नियम है, वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके हितों की बात करता है। ठीक है, तो यही क्या है, भ्रातृत्व का नियम है। रॉल्स ने न्याय और कल्याणकारी राज्य के बीच प्रभावी अंतर संबंध स्थापित किया है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है। हो सकता है कि ऐसे पॉइंट्स कुछ स्टेटमेंट बेस वाले क्वेश्चन बनते हैं, या कथन कारण वाले बनते हैं, रीजन असर्शन के क्वेश्चन ऐसे हमेशा बनते रहते हैं। कुछ कोटेशंस आपको देखने को मिलेंगे। मैकफर्सन के अनुसार
रॉल्स का उदारवाद क्या है? संशोधित उदारवाद है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, किसने कहा कि रॉल्स का उदारवाद जो है संशोधित उदारवाद है, यानी कि उदारवाद में कुछ संशोधन कर दिया गया। वैसे अगर देखा जाए तो उदारवाद का मूल लक्षण क्या है? कल्याणकारी कार्यों का विरोध करना। ठीक है, उदारवाद का मूल लक्षण क्या है? कि रात्रि प्रहरी राज्य का समर्थन करना। लेकिन अब जो रॉल्स का उदारवाद है इसमें तो कल्याणकारी कार्य भी आपको दिखाई देते हैं। इसीलिए जो है मैकफर्सन ने कहा कि रॉल्स का उदारवाद कैसा उदारवाद है? संशोधित उदारवाद है। यानी कि जो परंपरागत उदारवाद था, जो शास्त्रीय उदारवाद था, जो क्लासिकल लिबरलिज्म था, उसमें रॉल्स ने कुछ चेंजेस कर दिए और उस उदारवाद में रॉल्स ने कल्याणकारी कार्यों को भी समाहित कर दिया, यह सब्सटेंटिव जस्टिस को भी समाहित कर दिया। ठीक है, तो इसी संदर्भ में कहा जाता है कि रॉल्स का उदारवाद कैसा है? संशोधित उदारवाद है। किसने बोला है? मैकफर्सन ने। रॉल्स के न्याय सिद्धांत में उदारवादी लोकतांत्रिक पूंजीवादी कल्याणकारी राज्य का परिष्कृत रूप भी दर्शाया गया है। तो ये भी पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। रॉल्स बिलीव्स दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ अ वेल ऑफ इग्नोरेंस इज इनहेरेंट इन द कांट्स मोरल थ्योरी। माइकल सैंडल कहता है Rawls theory of justice is a Rawls justice, not justice but fraternity is the first virtue of a society. ठीक है, Rawls establishes an effective internationalship between justice and a welfare state. According to C. Macpherson, रॉल्स लिबरलिज्म इज अ मॉडिफाइड लिबरलिज्म। किसने बोला है? तो अकॉर्डिंग टू मैकफर्सन। ठीक है, मैकफर्सन की कौन कौन सी बुक्स हैं ये आपको पॉलिटिकल थ्योरी जब पढ़ाया गया था तो वहां पर सारी चीजों को दर्शा दिया गया था। रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस इज अ रिफाइंड फ्रॉम द लिबरल डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट वेलफेयर स्टेट। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। रॉल्स ने प्रक्रियात्मक न्याय और तात्विक न्याय में क्या किया है? समन्वय स्थापित किया है। तो ये भी एक पॉइंट्स हैं एग्जाम को लेकर के, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हैं ये। रॉल्स ने समाज में पारस्परिक लाभ के लिए सहयोगात्मक चेष्टा की संकल्पना प्रस्तुत की है। ठीक है, सभी को लाभ हो, पारस्परिक लाभ हो, इसलिए क्या है? सहयोगात्मक चेष्टा है, यानी सभी लोग मिलजुल कर क्या करेंगे? एक सहमति बनाएंगे जिससे सभी को लाभ मिल सके। जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में जॉन लॉक, रूसो और कांट के सामाजिक समझौते परंपराओं का पुनरुद्धार किया है, किंतु हॉब्स की परंपरा का इन्होंने पालन नहीं किया है। यह बात ध्यान रखना, किंतु हॉब्स की परंपरा का पालन इन्होंने नहीं किया है। Rawls has a coordinated procedural justice and a substantive justice. Rawls conceptualized a cooperative ventures for a mutual benefits for in a society. John Rawls in his book A Theory of Justice has revived the social contract traditions of a John Locke, Jean-Jacques Rousseau and Immanuel Kant, but not a tradition in a traditions of a हॉब्स। तो हॉब्स के ट्रेडिशंस को इसने नहीं माना है। लॉक, रूसो और कांट के जो ट्रेडिशंस थे, जो परंपराएं थी, उन्हीं परंपराओं को इसने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में यूज किया है। आगे देखते हैं, जॉन रॉल्स जो है अंतर सिद्धांत और समतावाद में क्या करता था? विश्वास करता था। अंतर सिद्धांत अभी आपने पढ़ा था। ठीक है, रॉल्स के अनुसार न्याय कोई सामाजिक मूल्य नहीं है, बल्कि न्याय क्या है? एक स्टैंडर्ड है, एक मानक है। न्याय का आधार नैतिकता नहीं है रॉल्स के, बल्कि क्या है? विवेकशील चिंतन है। तो ये भी ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन आ जाए कि रॉल्स के न्याय का आधार क्या है? नैतिकता पर आधारित है, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो रॉल्स के न्याय का आधार क्या है? नैतिकता नहीं, बल्कि क्या है? विवेकशील चिंतन। रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत के माध्यम से सबसे पहले उपयोगितावादी विचारों का खंडन किया है। ठीक है, तो क्या रॉल्स ने अपने विचारों में उपयोगितावाद का समर्थन किया है? नहीं, रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत में उपयोगितावाद का खंडन किया है, समर्थन तो बिल्कुल भी नहीं किया है। ठीक है, खंडन किया है। सब चीजें आपने पढ़ रखा है ये, और उसी का निचोड़ जो है लास्ट में आपको यहाँ पर दिखाया गया है, जिससे कि आप एक क्विक रिवीजन कर पाएं। ठीक है, जो कुछ ऐसी लाइनें हैं इसमें जो एग्जाम में पूछी गई हैं, उन लाइंस को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। जॉन रॉल्स बिलीव इन द डिफरेंट प्रिंसिपल एंड egalitarianism. According to Rawls, justice is a not political value but a standard. Basic of a justice is a not morality but rational thinking. Rawls first refuted utilitarianism idea through his theory of a justice. ठीक है, तो सबसे पहली बार इसने उपयोगितावाद के आइडियाज को इसने क्या कर दिया? रिफ्यूट कर दिया, नकार दिया।
डेनियल बेल ने रॉल्स को समाजवादी नैतिकता का विचारक तथा उसके विचारों को समाजवादी नैतिकता का उदारवादी चिंतन माना है। तो ये भी डेनियल बेल का स्टेटमेंट है। ब्रायन बेरी के अनुसार रॉल्स का न्याय जो है ग्लैडस्टोनियन व स्पेंसरीय न्याय है। निस्बेट ने माना कि रॉल्स के न्याय सिद्धांत में रूसो की आत्मा मिलती है। अमर्त्य सेन का कहना है कि रॉल्स बांसुरी तो सबको देता है पर बजाना किसी को नहीं सिखाता। तो ये है आलोचना इसकी रॉल्स की। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेंगी और आप इन सारी चीज़ों को बार बार अगर 2-3-4 बार रिवीजन करेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। डेनियल बेल हैज कंसीडर्ड रॉल्स एज अ थिंकर ऑफ अ सोशलिस्ट मॉरलिटी and his idea as a liberal thinking of a socialist morality. According to Brian Berry, Rawls' justice is a Gladstonian and Spencerian justice. Nisbet believed that the Rawls theory of a justice has a spirit of a Rousseau. Amartya Sen says that Rawls give the flute to everyone but does not teach anyone how to play it. Rawls ने अपनी पुस्तक द लॉ ऑफ द पीपल में अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के आधारों को बताया है। ठीक है, अब ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो सकती है कि इसकी जो बुक है द लॉ ऑफ द पीपल, पहले तो आपको याद रखना है किस ईयर में याद आया था ये। ठीक है, और इसमें अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के क्या क्या आधार होते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो इसने कहा लोगों के बीच उचित व्यापार होना चाहिए, सहकारी बैंकिंग संस्थाओं से उधार लिया जा सकता है, संयुक्त राष्ट्र की स्वीकृति जिसे उन्होंने पीपल्स परिसंघ कहा है। तो ये क्या है, 3 आधारों की इसने बात की है अपने द लॉ ऑफ द पीपल बुक में। इन हिज बुक द लॉ ऑफ द पीपल, रॉल्स गिवन द बेसिस ऑफ ए इंटरनेशनल ऑर्डर विच इज एज फॉलोज: फेयर ट्रेड बिटवीन द पीपल, बोरोइंग फ्रॉम द कोऑपरेटिंग बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, एक्सेप्टेंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस विच ही कॉल्ड द कन्फेडरेशन पीपल्स। अब इसी पुस्तक में द लॉ ऑफ द पीपल में इन्होंने 8 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। तो ये 8 सिद्धांत कौन कौन से हैं, इन सिद्धांतों को आप देख लीजिएगा। बस इतना आपको याद होना चाहिए कि रॉल्स ने जो है 8 सिद्धांतों का प्रतिपादन अपनी किस पुस्तक में किया है। तो लोगों की समान स्वतंत्रता का सम्मान होना चाहिए, संधि एवं समझौतों का लोगों के द्वारा पालन किया जाना चाहिए, समझौते में शामिल सभी व्यक्तियों की समानता है, हस्तक्षेप का पालन किया जाना चाहिए, आत्मरक्षा का अधिकार, इसके अलावा अन्य किसी कारण से युद्ध नहीं होगा, ऐसा रॉल्स कहता है। मानव होगा, मानव अधिकारों का सम्मान होना चाहिए, युद्ध के दौरान निश्चित प्रतिबंधों का पालन आवश्यक है, व्यक्तियों की सहायता एवं न्यायपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था की स्थापना की जानी चाहिए। तो ये क्या है, 8 सिद्धांत हैं इसके जो इसने अपनी पुस्तक लॉ ऑफ द पीपल में दिया है। रिस्पेक्ट फॉर द फ्रीडम ऑफ द पीपल पहला है, दूसरा है कंप्लायंस ऑफ द ट्रीटीज एंड द एग्रीमेंट्स बाय द पीपल, फिर है इक्वलिटी ऑफ ऑल द पीपल इन्वॉल्व द एग्रीमेंट्स, following the principle of a non-interference, war will not be fought for any reasons other than the right to self-determination. 6 नंबर है equal respect for a human rights. 7वां है आपका compliance to the certain restrictions during the war is necessary. 8 नंबर है help to the people and the establishment of a just पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम। तो ये 8 क्या है, इसके सिद्धांत हैं। रॉल्स का प्रसिद्ध कथन कुछ यहाँ पर देख लेते हैं कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्रथम सद्गुण है। किसने बोला है, तो रॉल्स ने बोला है। कभी कभी आप इसको अरस्तु भी लगा देते हो, कभी आप प्लेटो भी लगा देते हो, है ना, तो ये गलतियां मत करना। न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्रथम सद्गुण है, किसने बोला है, तो जॉन रॉल्स का स्टेटमेंट है। जिस प्रकार सत्य जो होता है चिंतन का प्रथम सद्गुण होता है कि चिंतन करो तो सत्य का चिंतन सबसे पहले करना चाहिए। अगर सामाजिक संस्थाओं की स्थापना करना है तो न्याय उसमें सबसे प्रथम होना चाहिए। रॉल्स कहता है न्याय समाज के पारस्परिक फायदे के लिए एक सहकारी उद्यम सहयोगात्मक चेष्टा है, ये कथन है। रॉल्स फिर कहता है राज्य समान नागरिकों का समुदाय है। बिल किमलिका ने रॉल्स की थियरी ऑफ जस्टिस जो 1971 में लिखी गई, इसमें निश्चित तौर पर परंपरागत व मानकीय राजनीतिक सिद्धांतों की पुनः स्थापना की गई है। ये स्टेटमेंट आपको ऊपर भी देखने को मिलेगा जब सामाजिक समझौते के सिद्धांत के बारे में आप पढ़ रहे थे। तो कुछ स्टेटमेंट हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर इतना ज़्यादा कोई टफेस्ट नहीं है, जो समझाने वाला था मैंने उसको आपको समझा दिया है। और अब कुछ कोटेशंस जो हैं उसको बोल्ड करके रेड करके लिखा गया है। बात रही पीपीटी की, तो पीपीटी आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी, ठीक है। चलिए कुछ आगे और स्टेटमेंट देखते हैं रॉल्स के।
थ्योरी ऑफ जस्टिस नैतिक दर्शन में एक शक्तिशाली, गहरा, सूक्ष्म, व्यापक कार्य है। राजनीतिक दार्शनिकों को या अब तो रॉल्स के सिद्धांत के भीतर कार्य करना होगा या स्पष्ट करना होगा कि वो अगर रॉल्स के अंदर काम नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये रॉबर्ट नॉजिक करता है, रॉबर्ट नॉजिक जो रॉल्स का कट्टर विरोधी है। ठीक है, रॉबर्ट नॉजिक ने प्रगतिशील करारोपण का क्या किया है, विरोध किया है। और प्रगतिशील करारोपण का समर्थन किसने किया है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का समर्थन जो है जॉन रॉल्स ने किया है, और जो अपोनेंट किया है वो रॉबर्ट नॉजिक ने किया है। चैपमैन कहते हैं रॉल्स के न्याय सिद्धांत में गिरजाघरों की तरह सादगी और जटिलता दोनों है। तो ये चैपमैन का स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट आपको याद करने पड़ेगी, इसमें कोई लॉजिक नहीं होता। ठीक है, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस इज अ पावरफुल, प्रोफाउंड, subtle, comprehensive and a systematic work in the political and moral philosophy. Political philosophers must now either work within the Rawls theory or explain why if not. Robert Nozick. ठीक है, Chapman Rawls theory of justice has the simplicity and complexity of a Gothic cathedral. फिर रॉल्स कहता है कि न्याय एक राजनीतिक मूल्य नहीं बल्कि क्या है, एक मानक है, एक स्टैंडर्ड है। रॉल्स की न्याय व्यवस्था के अनुसार सुखी लोगों के सुख को चाहे जितना बढ़ा दो, उससे दुखी लोगों के दुख को हिसाब को बराबर नहीं कह सकता। ये बेंथम की आलोचना करते हुए कहा था कि जब बेंथम ने कहा था कि 100 लोग हैं अगर, तो 100 लोगों में से 80 लोगों के सुखों को बढ़ा दो, 20 लोगों को दुखी कर दो तो भी अच्छा है, न्याय है। ठीक है, लेकिन रॉल्स कहता है कि आप सुखी लोगों के सुख को चाहे कितना बढ़ा दो, लेकिन इससे 20 लोगों के दुखों को आप हिसाब बराबर नहीं कर पाएंगे। प्रसिद्ध कथन रॉल्स का क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास न्याय पर संस्थापित अनुलंघनीयता होती है जिसे संपूर्ण समाज का कल्याण भी नहीं दबाया जा सकता। तो ये भी क्या है, नेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ कोटेशंस इसमें हैं जो नेट के PYQ में आए हैं या फिर अदर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनमें उन्हीं को इंक्लूड मैंने किया है। रॉल्स कहता है जस्टिस इज नॉट अ पॉलिटिकल वैल्यू बट ए स्टैंडर्ड है ये। According to John Rawls, justice, no matter how much the happiness of a happy people is the increased, it cannot compensate for the suffering of unhappy people. Rawls' famous statement is that every person has a inviolability founded on a justice which cannot be suppressed, even the welfare of an entire society. ठीक है, तो संपूर्ण सोसाइटी या एंटायर सोसाइटी भी वेलफेयर के नाम पर कभी भी जस्टिस को दबा नहीं सकती। रॉल्फ कहता है मेरा उद्देश्य न्याय की एक ऐसी संकल्पना पेश करना है जो लॉक, रूसो, कांट में पाए जाने वाले सामाजिक समझौता सिद्धांत के जाने पहचाने सिद्धांत को सामान्य रूप में पेश करे। तो ये रॉल्स का फेमस स्टेटमेंट है, इनको आप याद रखेंगे। फिर रॉल्स कहता है कि न्याय का सिद्धांत आंशिक लेकिन महत्वपूर्ण रूप से चुनाव के सिद्धांत से क्या है, ये जुड़ा हुआ है, उसका एक हिस्सा है, ये उसका एक पार्ट है। रॉल्स कहता है माई एम इज टू ऑफर conception of a justice which generalize the well-known principle of the social contract theory found in Locke, Rousseau and Kant. तो अब ये भी क्वेश्चन कभी कभी बनता है कि जो जॉन रॉल्स ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत का प्रयोग किया है, किस किस का प्रयोग किया है, क्या उसमें दे देता है हॉब्स, लॉक, रूसो, कांट, चारों का दे देगा। तो इसमें हॉब्स तो नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है, हॉब्स नहीं है, रूसो है, लॉक है और कांट के सामाजिक समझौते सिद्धांत का इसने प्रयोग किया है। इसमें रूसो भी है, कांट भी है और लॉक भी है, लेकिन हॉब्स कहीं पर भी नहीं है। हॉब्स जहां जाएगा उसको गलत मार देना तुरंत। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रॉल्स द थ्योरी ऑफ जस्टिस इज अ पार्टली बट इंपॉर्टेंटली अ पार्ट ऑफ अ थ्योरी ऑफ अ चॉइस। फिर अगला स्टेटमेंट क्या है, रॉल्स का प्रसिद्ध कथन है कि कोई भी समाज जंजीर, हर समाज जो होता है जंजीर के समान होता है, ऐसे जंजीर की तरह बना होता है, और कोई भी जंजीर अपनी कमजोर कड़ी से ज्यादा मजबूत नहीं हो सकती। ठीक है, ये नेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। रॉल्स कहता है कि समाज जो है पारस्परिक लाभ के लिए बनाया गया क्या है, सहकारी उद्यम है या सहकारी चेष्टा है। रॉल्स फेमस स्टेटमेंट एनी सोसाइटी लाइक अ चेन, नो चेन इज स्ट्रॉन्गर देन इट्स वीकेस्ट पॉइंट या वीकेस्ट लिंक। रॉल्स कहता है सोसाइटी इज द कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस कोऑपरेटिव एफर्ट मेड फॉर अ म्यूचुअल बेनिफिट्स। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू, सभी को धन्यवाद, आप लोगों ने इतना सहयोग दिया यहां तक पहुंचने के लिए। अब आपका रॉबर्ट नॉजिक, ठीक है, रॉबर्ट नॉजिक आपका एक टॉपिक और रह गया है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में। ठीक है, तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में नॉजिक रह गया है, तो नॉजिक को हम कंप्लीट करेंगे आगे वाली वीडियो में। आने वाली वीडियो में कोशिश रहेगी कि नॉजिक को हम चाहे बेशक से 1.5 घंटे की वीडियो हो जाए, है ना, एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे कंप्लीट कर लेंगे, या देखेंगे जैसा आप लोगों का
ओपिनियन रहेगा, जैसे मुझे लगेगा, है ना, कि अगर ज़्यादा बड़ा रहेगा तो 40-40 मिनट की 2 वीडियो हम कर लेंगे, जिसमें हम 2 पार्ट में लॉजिक को कंप्लीट कर लेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को परेशान होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग केवल अपने कंटेंट पर ध्यान दीजिए, आप चीज़ों को रिवाइज़ कीजिए, ध्यान से पढ़िए उन सारी चीज़ों को, जिससे कि आप ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को रिवाइज़ कर पाएँ, ठीक है? तो मेरा ये मोटिव है बेसिकली। और आपको किसी भी कोचिंग में भटकने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी कोचिंग में पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जब आपको सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ाई जा रही हैं, तो कोचिंग में जाने की कोई ज़रूरत मुझे नहीं लगता है कि अब होनी चाहिए आपको, ठीक है? अभी तक कोई कोचिंग ऐसी नहीं थी, या कोई ऐसा यूट्यूब पर कोई टीचर या कोई इंस्टीट्यूट या कोई चैनल ऐसा नहीं था जो कंप्लीट कोर्स पढ़ा रहा हो। हाँ, पढ़ा तो रहे हैं बहुत सारे लोग, लेकिन पढ़ा कैसे रहे हैं कि वो 1 घंटे में 1 चैप्टर को पढ़ा रहे हैं। वो चीज़ें पढ़ा रहे हैं जो आपको ऑलरेडी आता है ना? जो सामान्य चीज़ें बताते हैं, वो सामान्य चीज़ें बता करके लास्ट में बताते हैं, ये मेरा एप्लीकेशन है, इसको आप डाउनलोड कीजिए। आपको मकर संक्रांति का ऑफर मिल रहा है, और इस मकर संक्रांति में जो बैच 8,000 का है, वो बैच आपको केवल 2200 रुपए में मिल रहा है। तो क्यों 2200 रुपए वेस्ट करना भाई, है ना? तो फर्जी कोचिंग वालों के चक्कर में ना पड़े आप लोग। आप अपना काम कीजिए, और जितना हो सके आप, अगर टाइम मिलता है तो आप PYQ जरूर लगाइए, ठीक है? PYQ ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, ये ध्यान रखना। आप कितना भी पढ़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे, तब तक आपकी सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम होंगे। जितना आप प्रैक्टिस सेट लगाते जाएंगे, उतना आपका चांस बढ़ता जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ के समझना एक नॉर्मल बात होती है, और जब कॉन्सेप्ट के अंदर से भी डीपली चीजों को पूछता है, वो पूछता है MCQ में, ठीक है? क्वेश्चन की सीरीज में पूछता है, तो आपको क्वेश्चंस की सीरीज जरूर लगानी है। क्वेश्चन की सीरीज को आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है, तो क्वेश्चन की सीरीज आप जरूर से जरूर लगाएं। मेरा ये खास करके ओपिनियन आप लोगों के लिए है, और इस संदर्भ में सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। और कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर कीजिएगा, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।